गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टाइप ऑफ स्टोरी दैट इज़ अ भूदान एंड ग्रामदान। व्हाट इज़ भूदान एंड व्हाट इज़ ग्रामदान? तो हम इसको स्टोरी को प्रॉपर एक स्टोरी के रूप में स्टार्टअप करते हैं। यू आर वेल अवेयर विद द नेम ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को एक स्पिरिचुअल हायर के रूप में एक्सेप्ट किया था। स्पिरिचुअल हायर मीन्स वो उनको अपने सिद्धांतों पे चलने वाले पर्सन की तरह से देखते थे, मानते थे, उनको बेटे जैसा मानते थे। उन्होंने सत्याग्रह में, विनोबा भावे ने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। सत्याग्रह ही थे वो। बहुत अच्छे से गांधी जी के वर्ड्स पे चलते थे, फॉलो अप करते थे उनको। गांधी जी की डेथ के बाद विनोबा भावे पदयात्रा पे निकले और वो गांधी जी के मैसेज को स्प्रेड किया करते थे पूरी कंट्री के अंदर। एक बार ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक लेक्चर वो दे रहे थे गांधी जी के उसके ऊपर, उनके थॉट्स के ऊपर, पंचापली में, आंध्र प्रदेश के अंदर, जहाँ पे लैंडलेस जो विलेजर्स थे उन लोगों ने कुछ लैंड की डिमांड की। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ आप हमें थोड़े बहुत लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, उन्होंने पूछा। तो विनोबा भावे ने उनको प्रॉमिस तो नहीं किया, बट ही सेड कि हाँ, मैं एक बार आपकी इस प्रॉब्लम के बारे में गवर्नमेंट से बात ज़रूर करूँगा। जब वो ये चीज़ डिक्लेयर कर रहे थे, एट दैट टाइम पे एक पर्सन थे वहाँ पे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी। वो वहाँ पे मेन विनोबा भावे के पास में आए और उन्होंने बोला कि मैं अपनी 80 एकड़ की जो लैंड है, उस लैंड को मैं इन 80 लैंडलेस विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज 80 एकर्स ऑफ लैंड टू द 80 लैंडलेस फार्मर्स। उस लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को नाम दिया गया भूदान। भू मीन्स भूमि का जो हम हाफ पोर्शन कहते हैं, भू इज अ लैंड, ओके, एंड दान मतलब दान में देना, किसी को गिफ्ट में देना, ठीक है। लेटर ही ट्रैवल्ड, लेटर श्री रामचंद्र रेड्डी ट्रैवल टू द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया। पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में वो ट्रैवल किया उन्होंने। कुछ ज़मींदार्स को और कुछ ओनर्स, मतलब सम ज़मींदार्स ओनर्स ऑफ मैनी विलेजेस, उनकी बातों से प्रभावित होकर उन लोगों ने अपने अपने विलेजेस को, मतलब पूरा का पूरा विलेज उन लोगों ने लैंडलेस फार्मर्स को दान में दे दिया। तो जब एक छोटी सी लैंड को दान में देने को हम भूदान कहते हैं, और जब इन्होंने पूरी की पूरी लैंड यानी कि इतने बड़े बड़े विलेजेस ही इन लोगों ने दान में दे दिए, तो उसको ग्रामदान के नाम से जानने लग गए, ठीक है। However, many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers, है ना। बहुत सारे लोगों ने एक लैंड सीलिंग एक्ट के नाम से जो चलती थी उस टाइम पे, लैंड सीलिंग एक्ट चलती थी उस टाइम पे, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि भाई हम अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वही ज़्यादा ठीक रहेगा, कम से कम अपने लोगों के पास तो रहेगी, ठीक है। तो इस भूदान और ग्रामदान मूवमेंट को इनिशिएट किया, यानी कि स्टार्ट किया विनोबा भावे ने, जिसको हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ डेफिनेशन। यू कैन ऐड अ क्वेश्चन ओवर हियर। आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ पे मार्क करा देती हूँ, दैट इज व्हाट इज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ओके। नाउ आप ब्लडलेस रिवॉल्यूशन आपसे जब भी पूछा जाएगा, आप भूदान और ग्रामदान के बारे में लिखेंगे। Am I clear? All right. Now, contribution of agriculture to the national economy, employment and output. आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का बैकबोन है, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन जो हम लोगों, जो हमारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन 2010-11 के बाद जो हमारे फिगर्स निकल के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जीडीपी का शेयर बहुत ज़्यादा कम होने लग गया, ठीक है। उसका कंट्रीब्यूशन क्या होने लग गया, कम होने लग गया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा। और वो ऐसा इम्पैक्ट है, डीप इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी अंदर तक, हमारी जो इकोनॉमी है वो अंदर तक क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। इसीलिए एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने ICAR को इस्टेब्लिश किया है, दैट इज़
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको आप फुल फॉर्म में डाल सकते हैं। क्या इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, वेटरनरी सर्विसेज मतलब जहाँ पे जानवरों का उनकी देखभाल की जाती है, उनकी सर्विसेज की जाती है, उनको सही किया जाता है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब फील्ड में वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा, इन सबको क्या दी गई है? प्रायोरिटी दी गई है इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जिससे हमारी जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उस सेक्टर में हम कैसे भी करके थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो मेन गांव वाला एरिया है उस रूरल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंजेस करके, उसको अपडेट करके हम लोगों को उतना ही एसेंशियल या उतना ही इम्पोर्टेंट उसको बनाना है जितना हम लोगों के लिए उसको इम्पोर्टेंट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, इंडियन फार्मर्स के ऊपर आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग को हमारे जो कंपटीशन चलता है मार्केट में, जो यूरोपियन मार्केट में हमारा जो इंटरनेशनल कंपटीशन चल रहा है, उसके अंदर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग अपने इंडियन मार्केट्स की जो चीज़ें हैं वो बाहर के मार्केट्स में कम्पीट कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को कुछ सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हम लोग हमारे इरिगेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें पावर्स जितनी भी है, पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मार्केट, मैकेनाइजेशन, फर्टिलाइज़र्स, इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना इन्हांस नहीं कर सकते कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए, ठीक है। मोर ओवर, द रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डिटरमिनेंटल to agricultural in the countries. Farmers are withdrawing their investment from the agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. जब फार्मर्स को नुकसान होने लगता है तो वो लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे करके अपनी फार्मिंग की एक्टिविटीज़ को छोड़ के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे क्या होने लग जाते हैं? स्विच होने लग जाते हैं। लेकिन अगर अगर जो मेन पर्सन यानी जो किसान ही अगर हमारा उगाना बंद कर देगा या प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होना बंद हो जाए कर देगा, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अर्ज करना या इतनी बड़ी पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यानी किसान को तो हमें इन्वॉल्व रखना ही पड़ेगा। ही इज़ द मेन पर्सन फ्रॉम वेयर वी आर अर्निंग द फूड, राइट। तो इसीलिए उन किसानों को नुकसान ना हो और वो फार्मिंग एक्टिविटी से स्विच करके नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे टर्न ना हो, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी मतलब यू नो दैट फूड इज़ अ बेसिक नीड ऑफ एवरी सिटीज़न। ये आप जानते हैं कि हर सिटीज़न के लिए फूड बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री में। अगर कोई सेगमेंट हमारी पॉपुलेशन का फूड को एक्वायर नहीं कर पाता है तो वो हमारी कंट्री में पुअर सेक्शन पे काउंट किया जाएगा, क्योंकि फूड हमारी बेसिक नेसेसिटी में आता है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम एरियाज ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारा पोर्शन ऐसा है पुअर पीपल का जिनको दोनों टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। दे आर कंसिडर्ड पुअर और they are considered in a poverty, okay. The remote areas of the country are more prone to natural disasters and uncertainty of a food supply. In order to ensure the availability of food to all the sections of the government, आप लोगों को याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने जब फूड सिक्योरिटी का चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उस टाइम पे आपने पीडीएस सिस्टम पढ़ा है। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बफर स्टॉक, दो चीज़ें आपने पढ़ी थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोज़ में भी समझाया था क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है प्लस अदर एसेंशियल आइटम्स, कमोडिटी यानी आइटम्स प्रोवाइड करता है एक सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, यानी कि एक फिक्स्ड प्राइस पे रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर, ठीक है। फूड सिक्योरिटी पॉलिसी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जिससे फूड ग्रेन्स हर कॉमन पीपल को अफोर्डेबल प्राइस में मिल सके। ये क्या करता है? ये फूड प्रोवाइड करता है पुअर पर्सन को,
इसकी पॉलिसी का मेन फोकस ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो होता है वो अपना जो प्रोडक्शन कर रहा है पर्सन उसको फिक्स प्राइस मिल सके. वीट agriculture production and on fixing the support price of procurement of wheat and rice to maintain their stock. जो किसान है उसको एक लिमिटेड अमाउंट अपने खाने का मिल सके जो उसने प्रोड्यूस किया है, जिससे वो अपने एक्टिविटी को स्विच करने की ना सोचे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि वो फूड को प्रोक्योर करे, प्लस वहाँ मतलब ले उस फूड को जो किसान ने उगाया है, प्लस उसका स्टॉकिंग करे. जब ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत हो, जिन लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है उस जगह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक्सेप्ट करे या उसके ऊपर पूरी तरीके से काम करे. FCI प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन्स फार्मर से गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्राइस के ऊपर, जिसको हम MSP बोलते हैं. गवर्नमेंट यूज़ करती है सब्सिडीज़, एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया. ये सब्सिडीज़ कुछ हद तक लोगों तक पहुंचती है, ठीक है. जो बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में है उन जगहों पे अभी हमारी ये सब्सिडीज़ नहीं पहुंच पाई हैं, ठीक है. एक्सेसिव और इम्प्रूडेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर हैज़ लेड टू द वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी हैड डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. कुछ जगह लोग फर्टिलाइजर्स का इतना हैवी यूज़ करने लग जाते हैं कि वो जो सॉइल की ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. जैसे पंजाब और हरियाणा इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं इस प्रॉब्लम के. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है. वाटर लॉगिंग मतलब यहाँ पे पानी का क्वांटिटी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हो गई है, लॉग हो गया है काफ़ी हद तक, ठीक है. You already know that consumers are divided into two category. दो कैटेगरी में कंज्यूमर डिवाइडेड होता है, that is BPL below poverty line और APL that is above poverty line. ये categorization is not perfect and a number of deserving poor have been excluded from BPL. यानी कि ये जो कैटेगरी हम लोगों ने डिसाइड की है इसको डिसाइड करने के बावजूद भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी नहीं आते, वो उनसे भी नीचे हैं या उनसे भी पुअर है. Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL because of the failure of even one crop. कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम लोग अबव पॉवर्टी लाइन में कंसिडर करते हैं उनका अगर एक सीज़न में या 2 सीज़न में उनकी अगर क्रॉप ख़राब हो जाती है तो वो बेचारे भी वापस BPL में ही आ जाते हैं या इंक्लूड हो जाते हैं. हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक को फूड सफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. उनको इनकरेज करना पड़ेगा उन लोगों को कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें. सिर्फ राइस और वीट या सिर्फ फूड ग्रेन्स को ना उगा के बाकी ग्रेन्स की साथ भी वर्किंग करना चालू करें, मतलब कुछ और भी वो लोग उगा सकें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स या फूड आइटम्स. उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ या इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ के साथ में थोड़ा सा अवेयर कराना पड़ेगा. उन लोगों को इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करने के लिए उनको इनकरेज करना पड़ेगा. The focus on increasing food grain production, which should be on sustainable basis and also free trade in the grains, will create massive employment and reduce poverty in the rural areas. ये कुछ measures दे रखे हैं जिसकी वजह से हम food production को increase करके और employment को generate कर सकते हैं. poverty को हम rural areas में से reduce कर सकते हैं, ठीक है. There has been a gradual shift from the cultivation of food crops cultivation to fruits, vegetables, oil seeds and industrial crops. जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ ग्रेन्स ही हम लोग नहीं खाते, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होती हैं. जैसे कि वीट और राइस के अलावा हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, इंडस्ट्रियल क्रॉप हो गया, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं. विद द ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही हमारी फूड की क्वांटिटी डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है. कॉम्पिटिशन for land between non-agricultural uses as housing etc.
and agriculture has result in रिडक्शन ऑफ द नेट सोन एरिया। ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोगों के पास में जो लैंड है अवेलेबल एग्रीकल्चरल के लिए एग्रीकल्चरल वर्क के लिए वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स विच वन शुड बी ड्रामेटिक रिजल्ट्स आर नाउ बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द soil. Periodic scarcity of water has led to the reduction in the area under irrigation. Inefficient water management has led to the water logging and salinity. ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर चीज़ की अति खराब होती है, तो उसी तरीके से जो जगह है जहाँ पे ज़्यादा पानी जा रहा है उस जगह भी बहुत सारी अवेलेबिलिटी कराने से, पानी की अवेलेबिलिटी कराने से वो जगह ख़राब हो जाती है। ओवर इरिगेशन की वजह से भी चीज़ें या क्रॉप ख़राब होने लग जाती है। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये लैंड डिग्रेडेशन का। फ्री पावर टू द सेक्शन ऑफ फार्मर्स हैज़ ऑल्सो इनकरेज देम टू पंप ग्राउंड वाटर। अब काफ़ी सारी जगहों के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई है तो लोग मोटर लगा के पानी खींचते हैं नीचे से। अब ग्राउंड वाटर में से आप इतना पानी निकाल लोगे तो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर का लेवल भी नीचे करके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे पंजाब में राइस उगाया जाता है, शुगर केन, और शुगर केन उगाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। दिस इज़ अनसस्टेनेबल पंपिंग और हैज़ रिड्यूस द वाटर स्टोरेज इन एक्वीफायर्स। जो हमारे पास में वाटर अवेलेबिलिटी के सोर्सेज हैं, एक्वीफायर्स हैं, वो सब जगह पे पानी की क्वांटिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। कॉन्सिक्वेंटली मैनी वेल्स और ट्यूबवेल्स पूरी तरीके से सूख चुके हैं। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स के तादाद पे लोग आ चुके हैं। छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास में प्रॉपर चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है। किसी के पास में किसी ने इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि उनकी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ठीक है, तो हर तरीके की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। बिग फार्मर्स विद द डीपर ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर फेस वाटर क्राइसिस। कुछ ऐसे जने भी हैं जिनके पास में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो फिर इरिगेशन कैसे होगा, और इरिगेशन नहीं होगा तो क्रॉप कैसे उगेगी। इनएडिक्वेट स्टोरेज और मार्केट फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें फार्मर को एक तरीके से हेल्प करती हैं। ठीक है, thus the farmers are badly affected by the uncertainties of the production and market. रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए उनके पास इरिगेशन मेथड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज, मार्केट, ये सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी फार्मर के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ उनके पास में नहीं होती है तो दैट स्टार्ट क्रिएटिंग व्हाट प्रॉब्लम। ठीक है, they suffer from the double disadvantage as they have to pay high prices for imports HYV fertilizer but lack in bargaining power to fix the prices in the favor. आपको पता है कि अब अगर ये लोग अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें महंगी भी आएंगी। अब HYV सीड्स जो ये लोग लगाते हैं वो HYV सीड्स ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगता है, ज़्यादा इरिगेशन मांगता है, तो इन लोगों का पैसा भी तो उतना ही लग रहा है। पैसा बढ़ता है तो इनको उसकी इनकम मिलनी चाहिए, लेकिन वो क्या रहा है कि ये लोग सिर्फ पैसा लगाए जा रहे हैं, इनको उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, now in our next video we are going to study about the impact of globalization on agriculture की, यानी कि एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या और कितना इफेक्ट है। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।